भारत के विपक्ष पर लगातार हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से विपक्ष बौखला उठा है और उसने पहले तो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने शुरू किए कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मोदी के इशारों पर काम करती हैं, लेकिन उसके बाद बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। विपक्ष का कहना था कि ईडी सीबीआई का मनमाने ढंग से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के 14 दलों को उल्टे पांव दौड़ा दिया और याचिका को खारिज कर दिया। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सुनवाई के दौरान विपक्षी दलों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मोदी सरकार के दौरान सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि की गई। ईडी ने जिन 121 नेताओं की जांच की है, उनमें से 95% नेता विपक्षी दलों के हैं। इसी आधार पर यह याचिका दाखिल की गई थी और आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों को करारा झटका लगा है। इस याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PB पादरीवाला कर रहे थे। दोनों ने याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए पूछा, आखिर नेताओं और आम आदमी के लिए अलग कानून क्यों हो? नेताओं के लिए अलग अलग दिशा निर्देश नहीं बनाए जा सकते? और याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो आंकड़े कोर्ट के सामने पेश किए थे, उनके ही आधार पर पूछा गया, क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए? आखिर में एक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं, तो नेताओं के लिए कोई अलग कानून कैसे हो सकता है? विपक्ष की बौखलाहट के कारण की अगर बात की जाए तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल ममता के करीबी नेता पार्थ चटर्जी के घर पर नोटों का पहाड़ मिला था। पार्थ और उनकी एक महिला साथी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन, फिर नेशनल हेराल्ड की बात हो या फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात हो या फिर लालू परिवार पर कसते शिकंजे की बात हो, इन लोगों पर लगातार होती कार्रवाई की वजह से विपक्ष में बौखलाहट है और इनमें से सबसे ज्यादा बौखलाहट हुई है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से। विपक्ष को अंदाजा हो गया कि जब उप मुख्यमंत्री को नहीं बख्शा गया तो और नेताओं का तो हाल ही क्या होगा। इसलिए इन दलों का कहना है कि केंद्र सरकार उन राज्यों के मंत्रियों और नेताओं को टारगेट कर रही है जहां विपक्षी पार्टियां सरकार चलाती हैं। इसी कड़ी में फिलहाल एक नाम जुड़ा है छत्तीसगढ़ का। इस वक्त इस राज्य में जांच एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं, एक के बाद एक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और कई नौकरशाहों को 2020 में हुए कोयले घोटालों की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। उधर लालू परिवार लैंड फॉर जॉब मामले में घिरा है और इस घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरा परिवार घिरा हुआ है। हालांकि यहाँ एक बात और याद आती है और वो ये है कि साल 2013 में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में कहा गया था कि सीबीआई सरकार का तोता है। तो ऐसे में यह आरोप बिल्कुल भी नया नहीं लगता, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले दिनों ईडी और सीबीआई को कहा था कि उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी जांच एजेंसियों को नहीं कहा कि बेफिक्र होकर काम करें, क्योंकि अपने ही नेताओं के फंसने का खतरा ज्यादा था, नेशनल हेराल्ड का भी खतरा था। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे में पहले तो विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ध्यान से सुनना चाहिए। सीजेआई ने कहा है कैसे ऐसे मामलों में गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। यह भयानक साबित हो सकता है। जब आप लोकतंत्र और मूल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये याचिका राजनेताओं की तरफ से दायर की जाती हैं। तो ऐसे में नेता अगर सोचते हैं कि वो नेता हैं तो कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं। ये सोच बदल देनी चाहिए और अगर गलत काम किया जाएगा तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, भले ही वो आम आदमी हो या फिर कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। साथियों, बेहतर परिणामों के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच के साइलोज को भी खत्म करना बहुत आवश्यक है। ज्वाइंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन आपसी विश्वास के माहौल में ही संभव होगा। अब देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, उससे बाहर भी पैसों का, लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का बड़े पैमाने पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है तो अड़चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं।